हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So, question number 1 is name the part of an angiosperm flowers in which development of male and female gametophyte take place। हमें वो पार्ट बताना है एंजियोस्पर्म फ्लावर में जिसमें डेवलपमेंट हो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट का। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, तो जो एंथर है वो पार्ट होता है मेल गैमीटोफाइट जहाँ पे डेवलप होता है। बेसिकली फ्लावर में क्या होता है, एक होता है हमारा एंथर और एंथर के नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। एंथर जो है वो सॉलिन पार्ट होता है, तो एंथर में ही मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ अब हम बात करेंगे फीमेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट की। तो ओव्यूल वो पार्ट है जहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसेक। तो ओव्यूल वो पार्ट है जहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल division occurs during these events, name the structure formed at the end of these two event। हमें डिफरेंशिएट करना है ये दोनों प्रोसेस के बीच में और हमें बताना है कि इसमें कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है। बेसिकली हम लोग कौन से टाइप के सेल डिवीजन देखते हैं, हम लोग देखते हैं माइटोसिस, म्योसिस। माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, म्योसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। तो हमें यही बताना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है और कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, process of forming haploid microspore from diploid pollen mother cell। ये वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, हमारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन रहे हैं फ्रॉम डिप्लॉइड पॉलन मदर सेल। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, इसमें हमारा हो रहा है म्योसिस डिवीजन। और इसमें क्या होता है, म्योसिस में क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पॉलन मदर सेल है वो 2n है डिप्लॉइड, वो म्योसिस अंडरगो करके रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो करके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन रहे हैं जो कि n है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, म्योसिस हो रहा है। और म्योसिस क्या होता है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। और लास्ट में क्या हो रहा है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। और ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है वो लेटर डेवलप हो जा रहे हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स में। Now talking about megasporogenesis, process of forming haploid megaspore from diploid megaspore mother cell। यहाँ पे भी meiosis हो रहा है और एक हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रही है यहाँ पे, जो कि लेटर काय में डेवलप हो जा रही है, फीमेल गैमीटोफाइट में। फीमेल गैमीटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसेक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। हमें ये चीज़ें गिवन है, इनको हम लोग को अरेंज करना है डेवलपमेंटल सीक्वेंस में। तो पॉलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पॉलन मदर सेल। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, देन इट become pollen mother cell, microspore tetrad, and finally our male gametophyte, that is pollen grain। Question number 4, write a neat labeled diagram, describe the parts of a typical angiosperm ovule। डायग्राम बनाना है पहली बात तो हमें एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का, और उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। पहले हम लोग इसके पार्ट्स को देख लेते हैं और फिर डायग्राम देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए। ये यहाँ पे ओव्यूल है ऊपर, नीचे प्लेसेंटा है। ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है बाय अ स्टॉक विच इज़ फ्यूनिकल। तो जो ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है एक स्टॉक के द्वारा जो कि फ्यूनिकल है,
और ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को हमने बोल दिया है हाइलम। सो फ्यूनिकल क्या है? अ स्टॉक दैट कनेक्ट ओव्यूल टू प्लेसेंटा। नाउ हाइलम, हाइलम क्या है? ये जंक्शन है किसके बीच का? बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? बेसिकली ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सराउंड कर रखी है ओव्यूल को, और लीविंग एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक टॉप में एक ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। फिर हम बात करेंगे न्यूसेलस के बारे में। न्यूसेलस क्या है? ये मास है न्यूट्रिटिव टिश्यू का जो कि एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखता है। एम्ब्रियो सेक क्या था? हमारा फीमेल गेमिटोफाइट। तो जो न्यूसेलस है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो सेक को। बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। फिर चलाजा है। चलाजा क्या है? ये एक बेसल पार्ट है ओव्यूल का जो कि अपोजिट साइड है माइक्रोपाइल के। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डायग्राम को। तो हमने देखा था प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेग्यूमेंट से, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये माइक्रोपाइलर पोल है। माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट साइड हमारा होता है चलाजल पोल। फ्यूनिकल जो कि स्टॉक थी, हाइलम जो कि जंक्शन था। तो ये हमारा डायग्राम हो गया टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट? तो आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में बताना है बेसिकली हमें यहाँ पे। तो ये एक प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट में जहाँ पे क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट, जिसको हमें पता है कि फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सेक है हमारा, जो कि डेवलप होता है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से। In most flowering plant, a single megaspore mother cell present at micropylar pole undergo meiosis produces 4 haploid megaspore. ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो कि प्रेजेंट होता है हमारे माइक्रोपाइलर पोल में, वो अंडरगो करता है मियोसिस डिवीजन और क्या बना लेता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। मियोसिस जो कि हमारा एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। Later, out of these 4 megaspores, only one functional megaspore develops into female gametophyte while remaining 3 degenerate. बाद में क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर रहते हैं उसमें से सिर्फ एक ही जो है वो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप कर जाता है। किस में डेवलप कर जाता है? हमारा फीमेल गेमिटोफाइट में। बाकी जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट। हमें एम्ब्रियो सेक का जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर है वो डायग्राम भी बनाना है उसका और उसको एक्सप्लेन भी करना है। सो ये डायग्राम है हमारा एम्ब्रियो सेक का। चलाजल एंड ये माइक्रोपाइलर एंड, हमको ये पता है कि ये दोनों एंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलाजल एंड में एंटीपोडल सेल रहते हैं और माइक्रोपाइलर एंड में हम लोग देखते हैं ये अपैरेटस है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम रहता है? ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ये सेल है सिनर्जिड, ये है एग सेल। बीच में सेंट्रल सेल रहता है जो कि कंटेन करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई को। तो ये जो है वो हमारा डायग्राम है किसका? एम्ब्रियो सेक का, फीमेल गेमिटोफाइट का। अब इसका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट कैसे क्या है इसको देखते हैं। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट रिजल्ट्स फ्रॉम 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं ऑफ सिंगल मेगास्पोर, जो कि इनिशियली क्या बनाता है, 8 न्यूक्लियाई बनाता है। ये जो न्यूक्लियाई है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कैसे? 3 सेल चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड में। माइक्रोपाइलर एंड मतलब ये वाला एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या रहेंगे, हमारा एक एग सेल हो जाएगा, 2 सिनर्जिड्स हो जाएंगे, तो ये 3 सेल हो गए। और 3 सेल चले जाते हैं हमारे चलाजल एंड में। चलाजल एंड में हमको एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते हैं
और सिंगल सेंट्रल सेल होता है जो कि कंटेन करता है हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई को। तो क्या हमने देखा कि 3 ऊपर सेल हैं, 3 नीचे सेल हैं, ये 6 सेल हो गए। बीच में ये हमने देख लिया कि एक सेंट्रल सेल है, तो ये 7 सेल हो गए ना, देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 एंटीपोडल सेल हो गए, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हो गए, 1 एग सेल हो गए, तो यहाँ पे भी 3 हो गए, ये 6 हो गए, और बीच में सेंट्रल सेल 7 हो गए। न्यूक्लियाई देखें तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई, 6 न्यूक्लियाइज हो गए, और सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करता है, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो ये हम लोग को स्ट्रक्चर मिल गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट का। किसका मिला? एम्ब्रियो सेक, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। Question number 7 is, what are chesmogamous flowers? Can cross-pollination occurs in cleistogamous flowers? Give reason for your answer. Chesmogamous flower क्या होते हैं? क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है हमारा क्लीस्टोगेमस फ्लावर में? और हमको रीज़न एक्सप्लेन करना है हमारे आंसर के लिए। चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जिनका एंथर भी एक्सपोज हो और स्टिग्मा भी एक्सपोज हो। तो ये वाले जो फ्लावर हैं उन्हें हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। और जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर हैं वो क्लोज फ्लावर होते हैं। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता हमारे क्लीस्टोगेमस फ्लावर में, बिकॉज ये परमानेंटली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। Question number 8, mention 2 strategies evolved to prevent self pollination in flower. ऐसी कौन सी 2 strategies हैं जो कि इवॉल्व हुई है क्या प्रिवेंट करने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए। 2 strategies that flowers use to prevent self pollination, वो कौन सी है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड डाइकोगेमी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? ये एक जेनेटिक प्रोसेस है जिसमें फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और रिजेक्ट कर लेता है ओन पॉलन। बेसिकली क्या होता है हमारा, ये जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, तो स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट होता है। तो जो स्टिग्मा है वो क्या कर लेता है हमारा स्टिग्मा, सॉरी फॉर द खराब सा डायग्राम, स्टिग्मा जो है वो पॉलिन, खुद के पॉलिन ग्रेन को समझ जाता है कि ये मेरा ही पॉलिन ग्रेन है और उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये होगी हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और नेक्स्ट है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है? इसमें मैचुरेशन होता है एंथर और स्टिग्मा का डिफरेंट टाइम में। तो जब ये दोनों लोग अलग अलग टाइम में मैच्योर हो जाएंगे तो इनका फ्यूजन होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ये 2 प्रोसेस हैं। Question number 9 is, what is self-incompatibility? Why does self-pollination not lead to seed formation in self-incompatible species? तो हमें ये बताना है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन में सीड फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। This is a genetic mechanism that prevents self-pollination from fertilizing the ovules, thus inhibiting seed formation. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि क्या प्रिवेंट करता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स, क्योंकि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, हमारा ओव्यूल्स फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? इससे सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। In self-incompatible species, mechanism ensures that pollen grains are unable to grow and fertilize the ovule of same plant. तो सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज़ में ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि इंश्योर करता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रो नहीं हो पाए, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। बेसिकली ये प्रिवेंट कर देता है सेम प्लांट के ओव्यूल से फर्टिलाइज होने के लिए। तो इसीलिए क्या हो जाता है हमारा सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ये प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करता है। There is no seed production because fertilization cannot happen, the ovule cannot develop into seed. So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, what is bagging technique? How is it useful in a plant breeding program? बैगिंग टेक्निक क्या होती है और इसका यूज़ कैसे कैसे ये यूज़फुल है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है।
Bagging is a plant breeding technique where flower stigma is covered with bag to prevent unwanted pollen from pollinating it. बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो फ्लावर का स्टिग्मा है उसे कवर कर देते हैं कोई बैग से, ताकि क्या हो, कोई भी अनवांटेड पॉलन आके पॉलिनेट ना कर दे। तो इसीलिए जो स्टिग्मा है, हमें पता है कि फीमेल में क्या होता है, हमारा फीमेल में होता है स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। तो जो स्टिग्मा जो है वो होता है टॉप मोस्ट पार्ट होता है। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको कोई भी बैग से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी अननेसेसरी पॉलन आके उसे पॉलिनेट ना कर दे। It is useful in plant breeding, ensuring that hybrid develops with only genetic trait from a selected male parent. और ये प्लांट ब्रीडिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हमको एक पर्टिकुलर ब्रीड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिज़ायरेबल पॉलन ला के बैग हटा के फिर स्टिग्मा में डाल देंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो इससे हम लोग क्या कर पाते हैं, ये यूज़फुल है हमारी प्लांट ब्रीडिंग में। Question number 11 is, what is triple fusion, where and how does it take place? Name the nuclei involved in triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये कहाँ और कैसे होता है, और कौन सी न्यूक्लियाई हमारी इन्वॉल्व होती है ट्रिपल फ्यूजन में। ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट न्यूक्लियस एंड टू पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, बेसिकली यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसीलिए प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट्स वाई ये प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे होता है, हमारा एम्ब्रियो सेक में होता है फ्लावरिंग प्लांट के। अब ये होता कैसे है ट्रिपल फ्यूजन, हाउ इट टेक प्लेस। पॉलन ट्यूब ग्रो फ्रॉम पॉलन ग्रेन। पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो होती है और ये क्या कैरी करती है, हमारे 2 मेल गैमीट्स कैरी करती है। तो जो एक मेल गैमीट है वो क्या हो जाता है, एग सेल से फ्यूज़ हो जाता है और सिनगैमी कंप्लीट कर लेता है, और दूसरा वाला मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई में जाता है और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होकर ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट कर लेता है। अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ द पोलर न्यूक्लियाई और ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसमें कौन सी न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट आया उसका न्यूक्लियस और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस हो गया, टोटल 3 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। Question number 12 is, why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? आप क्यों, मतलब ये बताना है आपको कि जाइगोट क्यों डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट मीन्स वो स्टेज, इनएक्टिव स्टेट जो रहती है उसे हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। तो जो जाइगोट है वो क्यों डॉर्मेंट होता है कुछ टाइम तक इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12th। Zygote remains inactive in a fertilized ovule because it waits for endosperm to develop first. वो inactive क्यों रहता है, क्योंकि ये वेट करता है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाए। This dormancy is crucial adaptation that ensures that developing embryo will have a reliable and established source of nutrition. ये जो डॉर्मेंसी है ये क्रूशियल एडेप्टेशन है जो कि क्या इंश्योर करता है हमारा, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको, मतलब हमें अच्छे से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। सी पार्ट इज इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा के बीच में डिफरेंशिएट करना है, एंड D1 इज पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो जो हाइपोकोटाइल है वो क्या होता है, हमारे कॉटिलिडन्स के नीचे लोकेटेड होता है, डेवलप्स इनटू द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट सिस्टम। और एपिकोटाइल जो है वो लोकेटेड होता है किसके ऊपर, अबव द कॉटिलिडन।
develops into the upper part of stem and leaves. So ये जो differentiating point हो गए किसके, hypocotyl और epicotyl के. नाउ कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. कोलियोप्टाइल जो है वो कवर करती है प्लूम्यूल को. प्लूम्यूल क्या होता है, ये शूट की टिप रहती है, तो ये शूट की टिप को कवर करती है. और कोलियोराइजा जो है वो कवर करती है रेडिकल. बेसिकली ये क्या है, रूट टिप है. कोलियोप्टाइल जो है वो कॉनिकल शीथ होती है, जबकि कोलियोराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है. नाउ इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा. हमने इंटेग्यूमेंट पहले भी देखा है कि इंटेग्यूमेंट क्या है, ये आउटर लेयर है ओव्यूल की. और टेस्टा क्या है, ये मैच्योर आउटर लेयर है सीड की. टेस्टा इज द लेयर, आउटर लेयर ऑफ सीड. इंटेग्यूमेंट इज द आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल. पेरीस्पर्म एंड पेरिकार्प. पेरीस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट रेमिनेंट होता है न्यूसेलस का. न्यूसेलस जो हमने देखा था, जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता है और जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो पेरीस्पर्म जो है वो परसिस्टेंट रेमिनेंट पार्ट है न्यूसेलस का, जबकि पेरिकार्प क्या होता है, जो फ्रूट की वॉल रहती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट. एप्पल को हम लोग फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं. विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट. तो इसमें एप्पल के केस में कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट बनाने के लिए. An apple is called false fruit because its edible fleshy part develops from thalamus and not from ovary. सबसे पहले हम लोग ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ये जान लेते हैं. ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि हमारे डेवलप हो रहे हैं ओवरी से, और कोई भी फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना हो उसे हम लोग बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट. तो हम लोग एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो एडिबल पार्ट है वो डेवलप हो रहा है हमारे थैलेमस से, ना कि ओवरी से. इसीलिए हम लोग एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. ट्रू फ्रूट्स डेवलप सोलली फ्रॉम द ओवरी. जो ट्रू फ्रूट है वो कहाँ से डेवलप होता है, हमारा ओवरी से. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज मेंट बाय इमैस्कुलेशन. आप then when and why does a plant breeder employ this technique. emasculation क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है, और कब और क्यों प्लांट ब्रीडर यूज़ करता है ये emasculation टेक्निक को. emasculation is the manual removal of anthers from bisexual flower to prevent self pollination. जो एमेस्कुलेशन वो क्या है, उसमें हम लोग जब एंथर को रिमूव कर दे, कहाँ से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर जो कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट को कंटेन कर रहा है. तो इससे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, इससे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंश्योरिंग द फ्लावर कैन बी आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड विद डिज़ायर्ड पॉलन. और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियली पॉलिनेट भी कर सकते हैं फ्लावर को हमारे डिज़ायरेबल पॉलन से. हमें जो भी पॉलन चाहिए, हम लोग क्योंकि हमने अपने एंथर को तो कट कर दिया है, तो वो एंथर नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा, मतलब उसका पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उसको डिज़ायरेबल पॉलन से आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर सकते हैं. इट इज़ परफॉर्म बिफोर एंथर मैच्योर्स एंड ओपन. इमैस्कुलेशन कब करते हैं, हम लोग तभी कर देते हैं, मतलब एंथर मैच्योर हो उससे पहले ही हम लोग एमेस्कुलेशन कर देते हैं. एमेस्कुलेशन इज़ डन टू कंट्रोल सेल्फ पॉलिनेशन. एमेस्कुलेशन क्यों करते हैं हम लोग, बेसिकली ताकि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर पाए. क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, विच फ्रूट वुड यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड वाई. क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकता है ग्रोथ हार्मोन की एप्लीकेशन से, तो कौन सा फ्रूट सिलेक्ट करेगा पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए, और आपको उसका रीज़न भी बताना है. पार्थिनोकार्पी क्या है, ये डेवलपमेंट है फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी. इफ़ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी देन द फ्रूट मोस्ट सिलेक्टेड
such as watermelon, lemon, oranges, because they are more valuable to consumers as seedless varieties. तो जो फ्रूट की सिलेक्शन होंगी वो कैसे होंगे, जैसे वाटरमेलन हो गया हमारा, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारा तरबूज में सीड्स ना हो, लेमन में सीड ना हो, तो इसीलिए जो हम लोग कंज्यूमर चाहते हैं वैसे ही फ्रूट्स में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करेंगे। तो उसके फ्रूट्स कैसे कैसे हो जाएंगे, वाटरमेलन, लेमन, ऑरेंजेस। Question number 17. Explain the role of tapetum in the formation of pollen grain wall. हमें tapetum का रोल बताना है किसमें, किसकी फॉर्मेशन में, pollen grain की वॉल के फॉर्मेशन में हमें tapetum का रोल एक्सप्लेन करना है। Tapetum is the innermost layer of microsporangium. Tapetum क्या है, ये innermost layer है microsporangium की। It provides nourishment to the developing pollen grains. ये हमारा जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट देती है। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल ऑफ टैपेटम प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिशियस मटेरियल। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो टैपेटम है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वेरियस बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स और बहुत सारे न्यूट्रिशियस मटेरियल जो कि पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। एपोमिक्सिस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एपोमिक्सिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, इसमें क्या होता है, हम लोग सीड को बनाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिज़ायरेबल ट्रेट सिंस नो वेरिएशन अकर्स इन दिस प्रोसेस। तो ये काहे में हेल्प करती है, ये हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। तो ये हेल्प करती है कि हम लोग अपने डिज़ायरेबल ट्रेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़